नमस्कार। मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत महाराष्ट्र की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सोमवार से राज्य भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो वहीं वीकेंड में अब लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद होगा। इसके साथ पूरे महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगा। 5 से ज़्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगेगी। मॉल, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। सिनेमाघर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। उद्योग धंधे चलते रहेंगे और कर्मचारियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। इससे उन मजदूरों को कम से कम राहत मिल रही है जो डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि लॉकडाउन लगेगा, इसलिए कई लोग गांवों की ओर पलायन करने का विचार कर रहे थे। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। हालांकि उनका कहना है कि राज्य सरकार को गरीब और मिडिल क्लास और साथ ही छोटे उद्योग धंधे से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन और अन्य दिनों में पार्शियल लॉकडाउन ये लगाया जाने वाला है। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन दुकानों पर ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है जो कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत पुलिस ने बीते 24 घंटों में दिल्ली के कई जिलों में, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी जिला और नई दिल्ली जिला, जहां पर कई सारे बड़े पब और बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वहां पर जाकर सरप्राइज चेकिंग की और ये पाया कि वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। होटलों में काफ़ी भीड़ है। रेस्टोरेंट के बाहर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर खाना खा रहे हैं। लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं। तो ऐसे तमाम बड़े होटलों, रेस्टोरेंट, पब और बार के खिलाफ, जो उनके मालिक हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। 13 से ज़्यादा केस पुलिस ने दर्ज किए हैं। और ऐसे लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे या जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत दिल्ली में करीब 350 चालान अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। एक चालान 2000 रुपये का है। तो ऐसे में पुलिस ने 350 चालान किए हैं। पुलिस का कहना यह है कि जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कार्रवाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। इसीलिए पुलिस बचाव के तहत पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। और पुलिस का कहना यह है कि ये जो कैंपेन है वो लगातार अब जारी रहेगी, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप घर से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, नहीं तो आपको 2000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा या आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। साथ में वो रेस्टोरेंट, वो होटल, वो पब और बार जो कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने कहा कि अब बीते 24 घंटे में पुलिस ने 13 केस दर्ज किए हैं और लगातार ऐसे केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे कि तमाम जो रेस्टोरेंट, पब और बार के मालिक हैं वो कोविड की गाइडलाइंस का पालन करवाएं। तो पुलिस लगातार ये मुहिम जारी रहेगी जब तक कि कोरोना के मामले बढ़ते जाएंगे। दिल्ली में अब आप रविवार को और छुट्टी वाले दिन भी कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। इससे नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिण दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में रविवार को भी टीकाकरण कार्यक्रम। पहली बार रविवार को टीका लगने से नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि अब हफ्ते में
हर दिन टीके लगाए जाएंगे। 48 साल की संगीता अवस्थी को इस फैसले से काफ़ी राहत मिली। मैं खुद एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मेरी क्लासेस रहती हैं वीकडेज़ में, तो स्पेशली संडे को इसीलिए लिया गया है कि आप फ्री होते हो और उसके बाद जैसे बोला जाता है कि थोड़ा आपको एक्सर्ट नहीं करना, ज़्यादा करना, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर स्पेशली फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जिनको बहुत मुश्किल हो जाता है छुट्टी लेना। मार्शल और मिनी साहनी को उम्मीद है कि जल्द ही हर उम्र के लोगों के लिए टीके लगवाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी था। अगर आप अपने परिवार को भी लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, क्योंकि आप कामकाजी हैं और उन्हें छुट्टी के दिन ही ला सकते हैं, चाहे तो शनिवार या रविवार को। कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि सरकार का हर दिन टीकाकरण उपलब्ध करवाने का कदम स्वागत योग्य है और यह तेजी से देश में टीकाकरण बढ़ाने में मदद करेगा। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो लोग कामकाजी हैं, जो नहीं आ सकते थे वैक्सीनेशन के लिए, तो उनको छुट्टी के दिन बहुत आसान होता है। संडे हो या नेशनल हॉलीडे हो या कोई भी गजटेड हॉलीडे है, उसको आके आराम से और बिना किसी उसके अपने जो काम को नुकसान किए वो आके वैक्सीन लेकर आ सकते हैं। पिछले फ्राइडे को गुड फ्राइडे का छुट्टी था, पर हमारे यहाँ पे 92 लोगों ने वैक्सीन लिया छुट्टी के दिन भी। सभी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक बहुत ही स्वागत वाला कदम है ये जो सरकार ने उठाया है। हर दिन वैक्सीनेशन होती रहे, ताकि जब कोरोना के केसेस देश में तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन भी तेज़ी से किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जिंद में किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत की। इस महापंचायत में केजरीवाल ने किसानों का समर्थन कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की बात दोहराई और कहा कि वो किसानों के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें किसान आंदोलन के समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ा। आंदोलन का समर्थन करने के चलते ही केंद्र सरकार दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाला बिल लेकर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ेगा। किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ठाडे रहना, चिंता ना करना। दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम, अंत तक चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों, मेरा दिल कहता है समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। कल रोहतक में इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, यह बड़ी गलत बात है। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को, कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तुर्रैम में हुए नक्सली हमले में लापता 22 जवानों का शव मिल गया है। हालांकि एक सीआरपीएफ का जवान अब भी लापता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की। बीजेपी का कहना है कि अमित शाह ने अपना चुनावी दौरा स्थगित कर दिया है और अब वो दिल्ली लौट आए हैं। बस्तर में एक बार फिर बारूद की गंध है, खून है। सुरक्षा बलों को बीजापुर में तर्रेम थाने के सिलगेर गांव के पास जंगल में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिडमा की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ के 2059 जवान उसे पकड़ने निकले, लेकिन लगभग 700 जवान जोनागुड़ा के जंगल में घेर लिए गए। नक्सली पहाड़ पर थे, जवान खुले मैदान में। 3 घंटे तक फायरिंग चलती रही। नक्सलियों ने यू शेप में एम्बुश लगाया और जवानों को 3 जगहों पर बुरी तरह घेर दिया। सूत्रों के मुताबिक हिडमा की मौजूदगी की खबर नक्सलियों ने ही लीक कर सुरक्षा बलों को वहां फंसाया जहां उनकी मिलिट्री बटालियन और सीआरसी मौजूद थी। पहले सुरक्षा बलों को अंदर आने दिया, फिर जोनागुंडा के पास 3 तरफ से घेर कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस मुठभेड़ के अंदर काफी नक्सलियों की हताहत होने की खबर है और आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टर रिमेन्स है वो लोकेट हो गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई जवान शहीद हो गए।
शहीदों में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बटालियन के साथ बस्तर बटालियन का एक जवान शामिल है। 2000 सुरक्षा बलों का काफिला जो नक्सलियों के खोज में निकला हुआ था, संभवतः खुद ही नक्सलियों के एम्बुश का शिकार हो गया। इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार और खुफिया विभाग को सतर्क होने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटना दोबारा न दोहराई जाए। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की। चुनावी दौड़ छोड़ दिल्ली दौड़े, लेकिन राजनीति भी तेज हो गई। देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से ये पहली और दूसरी घटना 1 महीने के अंदर होना ये बताता है कि कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति और रणनीतिक चूक है। विकास करें, विकास से कौन रोकता है, मगर विकास ठप हो गया है, काम ठप हो गए हैं, लोगों के पास कोई काम नहीं रहा। और आज जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है। 10 दिनों के अंदर ही बस्तर में नक्सलियों ने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला हमले में सीआरपीएफ के 76 जवानों की मौत हुई थी। 25 मई 2013 झीरम घाटी हमले में कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों की मौत हुई थी। 25 अप्रैल 2017 को सुकमा के बुरकापाल में 32 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई थी। 21 मार्च 2020 को सुकमा के मिनपा हमले में 17 जवान शहीद हुए थे। अक्सर आपने देखा होगा कि फरवरी से जून के बीच नक्सली ज्यादा आक्रामक होते हैं। जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, दूर से सुरक्षा बलों के मूवमेंट को देखना आसान होता है, तब वो TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं, नए रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों को ये जानकारी भी मिली थी, अलर्ट मिला था कि PLGA का कमांडर हिडमा रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड से हमला कर सकता है। बावजूद इसके चूक कहां हुई, ये जांच का विषय है। बीजापुर से विकास और रायपुर से सोमेश पटेल के साथ अनुराग बारी, NDTV इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तराखंड के जंगलों में लगी भयानक आग के बारे में। उत्तराखंड के जंगलों में इस बार भयानक आग लगी हुई है। पिछले साल इस आग में राज्य के जंगलों का करीब 172 हेक्टेयर चपेट में आया था, जबकि इस साल अब तक 1290 हेक्टेयर इलाके में आग लग चुकी है और लगातार कई इलाकों में जंगल दिन रात धधक रहे हैं। इस आग में उत्तराखंड की वन्य संपदा को भयानक नुकसान पहुंचा है। बीते 48 घंटों में ही जंगलों में 40 से ज्यादा जगहों पर नई आग लगी है। इस तरह राज्य में अब तक आग लगने की घटनाएं करीब 1000 को छूने वाली हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनों में आग के मुद्दे पर आज एक आपात बैठक बुलाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर फोन पर बात की और आग बुझाने के लिए केंद्र से मदद मांगी। बनागनी की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।